नमस्कार, स्वागत है आपका द प्रिंट अनस्क्रिप्टेड में। मैं हूं नीलम पांडे और हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर बीजेपी लीडर और फॉर्मर मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी। स्वागत है आपका द बहुत प्रिंट बहुत में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, नीलम जी। पहला प्रश्न आपने देखा ही होगा, कश्मीर में जिस तरह का टेरर अटैक हुआ है, जितनी जानें गई हैं, एक तरह से मतलब बहुत बड़ा हमला काफ़ी समय के बाद हुआ है। देखिए, ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट घटना है, डेफ़िनेटली इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। और साथ ही साथ जिस तरह से जो है वो जो ज़ुल्म और जुर्म इन ज़ालिमों ने किया है, निश्चित तौर से वो मतलब अक्षम्य है, माफ़ हुँ, करने लायक नहीं है। जी। और उसकी सज़ा उनको ज़रूर मिलेगी, नंबर 1। नंबर 2, सरकार इस दिशा में एक राइट डायरेक्शन में आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को सबक सिखाने के लिए एक राइट डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। दहशतगर्द और दहशतगर्दी के जो दरिंदे हैं और उनके जो दाता हैं, उनको जो है मुझे दिख रहा है जो दंड मिलने वाला है वो उनके दिमाग और दिल को जो है वो दहलाने वाला होगा। जी। सर, आपने देखा होगा एक तरह से ये कहा जा रहा था कि मारने से पहले ये पूछा जा रहा था कि उनका रिलिजन क्या है? आपको क्या लगता है आगे चल के, मतलब इससे पहले हमने ऐसा कभी नहीं देखा, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या इम्प्लीकेशन होगा? कोई इम्प्लीकेशन नहीं। मैं देखिए जी, इस्लाम को सुरक्षा कवच बना करके जी, आतंकवाद और आतंकवाद की जो हरकतें जो लोग कर रहे हैं, न जी। केवल यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में, वो जो है वो इंसानियत के साथ साथ इस्लाम के भी दुश्मन हैं। हुँ, आप जो है वो इंसानियत को लहूलुहान करके इस्लाम को जो है वो आप बदनाम कर रहे हो, इस्लाम का जो है वो आप नुकसान कर रहे हो। तो इसलिए जो है वो मैं मानता हूँ कि जो इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह का आतंकवाद, इस तरह का ज़ुल्म और जुर्म कर रहे हैं और उस पर इस्लाम का सुरक्षा कवच चढ़ाने की हुँ, कोशिश कर रहे हैं, हुँ, उनका जो है वो दुनिया में कोई सपोर्टर नहीं। ये आइसोलेटेड घटना हुँ, थोड़े से मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन इनका खात्मा होना ज़रूरी है। हुँ। इनको इनको इनका खात्मा कोई सरकार नहीं कर पाएगी। जी। इनका खात्मा जो है वो खुद कौम के लोगों को करना होगा। जैसे कि अल-कायदा का खात्मा जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो उनकी जड़ें नहीं जमने पाई। पूरी दुनिया में जिस वक़्त अल-कायदा की जड़ें जमी थी, मेरे हुँ, देश में जो है कहीं पे क्यों नहीं? अल-कायदा की नहीं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उनको जो है वो किसी तरह का ना प्रश्रय दिया, ना प्रोटेक्शन दिया और ना जो है वो प्रमोट किया। हुँ, और उसका नतीजा हुआ कि वो ख़त्म हुआ। यहाँ पे कभी कहीं पे दुनिया में कहीं पे आपने किसी हिस्सा में जो है वो अल-कायदा की जो है वो शाखाएँ नहीं देखी होंगी। हुँ। तो इसलिए इसके लिए हमें बहुत होशियार रहना होगा। कश्मीर में आपने देखा होगा जिस तरह से इलेक्शंस हुए, सब बहुत पीसफुल हुआ और फिर इस तरह का एक ही हादसा हुआ है, तो उसको किस तरह से देखते देखिए हैं? कश्मीर में एक बदलाव आया है, बड़ा बदलाव आया है। कश्मीर के लोग जो है वो प्रोग्रेस के साथ-साथ, प्रॉस्पेरिटी के साथ-साथ पॉलिटिकल प्रोसेस में भी पार्टनर बन रहे हैं। हुँ, और चुनाव हुए, लोकल चुनाव से लेकर के और असेंबलीज़ के चुनाव हुए, उसमें जो है वो पहली बार हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन हुआ। पहले कश्मीर के चुनाव मैंने कई बार देखे हैं, मैं अपनी पार्टी के चुनाव का इंचार्ज कई चुनावों में रहा नेशनल लेवल पे। तो 10%, 12%, 15%, 20% बहुत बड़ी बात होती थी कि 20% वोटिंग हो गई। जी। इसमें तो जम करके 60%, 70%, 80% वोटिंग हुई है। ये एक ब और ये वोटिंग जो है वो पब्लिक ने की है। पहले मैं आपके नीलम जी कहना चाहता हूँ, पहले वोटिंग जो है वो फ़ौज के लोगों के ज़रिए लोग कराते थे कि किसी भी जो भी करते रहे हों। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि उसको लेकर के एक बार एक वहाँ के चीफ मिनिस्टर हार गए थे, तो उन्होंने शिकायत की थी कि साहब आप लोगों ने क्यों फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने दिया? तो ये एक है। और आज की तारीख में इससे भी इम्पोर्टेंट है नीलम जी कि ये जो कायराना हरकत हुई है, उसके बाद कश्मीर का जो रिएक्शन दिखाई पड़ा, घाटी का, वैली का रिएक्शन, वो सुकून देने वाला है। क्योंकि आपको आपको याद होगा कि इससे पहले जब इस तरह की घटनाएँ होती थी, तो या तो खामोशी होती थी और या जो है वो मूक समर्थन ऐसे आतंकवादियों और अलगाववादियों को दिखाई पड़ता था। लेकिन जी। इस बार जो है वो इन आतंकवादियों, अलगाववादियों, इन दहशतगर्दों और गर्दी के जो है वो दाताओं और आकाओं के खिलाफ एक विद्रोह दिखाई पड़ा, एक बगावत दिखाई पड़ी, एक नफ़रत दिखाई पड़ी। जो कि एक सुकून देने वाला जो है वो बदलाव हमें
दिखाई पड़ रहा है। आप मस्जिदों से लेकर के, लाल चौक से लेकर के, चौक चौराहों चौपालों से लेकर के अलग अलग जगहों पे जो है वो जो इस प्रोटेस्ट हुई हैं जो। प्रोटेस्ट हुआ और इस जुल्म और जुर्म के खिलाफ आवाज़ें उठी, ये एक बड़ी बात है। कई आई विटनेसेस ने ये भी कहा है कि जो वहाँ के लोकल हैं उन्होंने भी मदद की। डेफ़िनेटली करी है। और देखा ना आपने एक सैयद करके उन्होंने जी, जी, अपने जी, वो जिन्होंने अपनी बचाने जान गँवाई। वो बचाने के लिए, जी। एक परिवार को बचाने में वो उसकी जान गई। उसके अलावा कई लोकल लोगों ने की, लेकिन देखिए एक चीज़ तो हम उसे एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, क्षमा नहीं की जा सकती जिस तरह से बेगुनाहों का खून हुआ है। एक इसको हम कहते हैं नरसंहार किया करने की कोशिश हुई है। वो हुँ। इसलिए दहशतगर्द और इस दहशतगर्दी के दरिंदों और उनके दाताओं को जो है वो जो हुँ। दंड मिलना चाहिए वो ऐसा मिलना चाहिए कि उन दहशतगर्द के दरिंदों को जो है वो दिल और दिमाग जो है वो काँप उठे। लेकिन अगर आपने देखा होगा एक कार्टून आपके यहाँ से बीजेपी छत्तीसगढ़ का आया जिसमें कहा गया धर्म पूछा जाति नहीं, जिसमें जो ट्रेजेडी हुई है, जिसने अपने पति को खोया है, उनका एक उन्होंने कार्टून बनाया है। तो कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ही इसको पॉलिटिसाइज़ कर रही है, हिंदू मुस्लिम बना रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा करना चाहिए और मैंने हुँ। देखा नहीं कि कार्टून किसने बनाया, क्या बनाया। बीजेपी छत्तीसगढ़ से उनके ट्विटर पे हाँ, लेकिन सोशल लेकिन एक मीडिया पे चीज़ है। आपको समझने की जी, ज़रूरत है कि ये बहुत संवेदनशील चीज़ है। जी। जिन्होंने अपनों को खोया, उसकी भरपाई नहीं हो सकती और जो इन दरिंदों ने दरिंदगी की है, उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए जो है वो इस बीच में किसी तरह की सियासत किसी तरफ से भी हो, वो नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, राष्ट्र के हित में नहीं है। क्योंकि कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि कई जगह पे ऐसे ट्वीट्स सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि कश्मीरी जो स्टूडेंट हैं अलग-अलग जगहों पे उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया है कि उस पे निगाह रख रहे हैं। उन्होंने और चीफ मिनिस्टर से भी बात की कि उनको सेफ्टी ज़रूर फ़ील करनी चाहिए, ऐसा ना हो कि उनके ऊपर अटैक हो। देखिए नीलम जी, आज की तारीख में जो है वो सोशल मीडिया का पर एंटी सोशल एक्टिविटी का बहुत बड़ा युग चल रहा है। हुँ, और सोशल मीडिया पे सोशल एक्टिविटी से ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिविटी से ज़्यादा नेगेटिव एक्टिविटी जो है वायरल होती है हुँ, और उसका जो है इम्पैक्ट समाज पे पड़ता है। मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। ये बात सही है कि थोड़ी देर के लिए उसका असर होता है, फिर असर जो है वो छूमंतर हो जाता है, लेकिन होता है असर। इसलिए जो कुछ भी होता है ना, अच्छा एक चीज़ आपको समझना होगा कि जो चीज़ें इंफॉर्मेशन के ना तौर से दी जाती है वो मिस इन्फॉर्मेशन होती है। हुँ, वो जो है वो मतलब जानकारी नहीं होती, बल्कि जो है वो गैर जानकारी होती है वो। उसमें हकीकत होती ही नहीं, फसाना होता है सिर्फ। हुँ। तो जो सोशल मीडिया का पूरा रोल है उस पे भी एक तरह कुछ से देखिए, जी। ऐसा नहीं मैं कहता कि सोशल मीडिया सारा के सारा गड़बड़ है। हुँ, हाँ, हुँ, लेकिन ये है कि उसका इस्तेमाल हर चीज़ का इस्तेमाल भी उपयोग भी होता है, दुरुपयोग भी होता है। जी, तो अभी दुरुपयोग करने वाली जो मंडली है वो ज़्यादा एक्टिव है, जी। हर तरफ। मैं ये नहीं कहूँगा कि इधर कोई नहीं, हुँ, वो उनको मज़ा आता है। कुछ लोगों का एक दिमाग में होता है कि उनको जब तक उनके दिमाग में मतलब समाज में नफ़रत ना पैदा हो जाए, समाज में बिखराव और टकराव ना पैदा हो जाए, जब तक समाज में जो है वो एक-दूसरे के प्रति दूरियाँ ना बढ़ जाएँ, तब तक उनको नींद नहीं आती। बिल्कुल। सर आपने देखा होगा तो विश्व हिंदू परिषद है, इसी इश्यू के ऊपर उन्होंने रिएक्शन में बोला है कि मतलब इस इंसिडेंट के बाद एक तरह से ये हो गया है कि टेरर हैज़ अ रिलिजन और उन्होंने ये भी कहा है कि मुस्लिम लीडर्स इसके अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज उनके बयान को क्या मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं जी, एक बात कल उनका ये बयान आया था। जी, अभी भी मैं कहूँगा कि आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता। आतंकवाद जो है वो आतंकवाद है और आतंकवाद अगर मज़हब को सुरक्षा कवच बना करके अपनी आतंकवादी हरकतों को अंजाम दे रहा है, तो सबसे पहले उस मज़हब को उसके खिलाफ बगावत और विद्रोह करना चाहिए। उस मज़हब से जुड़े हुए लोगों को मुखर होकर के, वोकल होकर के ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए और ये बात पूरे दुनिया में इस बात को साबित हुआ है कि ऐसे आतंकवादियों, ऐसे दहशतगर्दों के साथ इस समाज के लोग नहीं खड़े हुए हैं। हुँ,
कुछ मुट्ठी भर लोग इस तरह की दहशतगर्दी की दुकान ज़रूर चला रहे हैं, लेकिन उस दहशतगर्दी की दुकान में जो है वो खरीदार नहीं है ज़्यादा। उसके जो है वो अ, उसको जो है वो कुछ कुछ जगहों से ज़रूर प्रोटेक्शन और प्रमोशन मिलता है, कुछ जगहों से उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, लेकिन उसको जो है वो आम इस्लाम का मानने वाला, क्योंकि इस्लाम का मानने वाला एक बात जानता है कि ये इंसानियत के तो खिलाफ है ही है, दुश्मन है ही है ये। इस्लाम के उससे बड़े दुश्मन हैं। क्योंकि इसी वजह से इस्लाम के बारे में, मुसलमानों के बारे में जो लोगों के ज़हनों में आ रही है बात कि साहब ठीक है, मज़हब जो है वो आतंकवाद का नहीं होता है, लेकिन आतंकवाद को का मज़हब तो दिखाई पड़ रहा है। तो ये जो एक परसेप्शन है, इस परसेप्शन को हमें करेक्ट करने के लिए इन दहशतगर्दों के खिलाफ और कम्युनिटी को कुछ इसके कम्युनिटी लिए को जो है वो कम्युनिटी है, लेकिन कम्युनिटी को और वोकल होना होगा। जी, आपने देखा होगा कि एक तरह से ऑल पार्टी मीटिंग इस पूरे इश्यू पर बुलाई गई है। आप खुद एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स रहे हैं। काफ़ी पावरफुल जो एक वॉइस है मुस्लिम कम्युनिटी की, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने ट्वीट करके बोला है कि हमें नहीं बुलाया गया। ये कहा गया है कि जो 5 एमपीज़ हैं या 10 एमपीज़ हैं, उस पार्टी को बुलाया जाएगा। आपको नहीं लगता कि उनको भी बुलाना चाहिए था? देखिए, पहली बात ये ऑल पार्टी मीटिंग का एक हुँ, फार्मूला है, और जी। ये फार्मूला बीजेपी ने नहीं बनाया है, एनडीए ने नहीं बनाया है, मोदी जी ने हुँ, नहीं बनाया है। हुँ, ये फार्मूला जो है वो शुरू से चला आ रहा है, पार्लियामेंट्री सिस्टम के का एक पार्ट है वो, जी। कि पार्लियामेंट्री पार्टी में उनकी जो इस तरह की मीटिंग्स होंगी हुँ, उसमें एक फार्मूला है कि इतने एमपीज वाली पार्टी उस पार्लियामेंट्री जो ऑल पार्टी मीटिंग होगी उसमें पार्टिसिपेट करेगी। जी। तो और पार्टियां नहीं करती जो, उसमें मैं उसको मुझे अच्छी तरह याद है, वो पार्टियां लिख के भी देती हैं जी। अपने सजेशन, और उन हुँ, सजेशन का सम्मान होता है, ऐसा नहीं है आप बुलाया नहीं गया ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो ने नहीं बुलाया जाता वो भी अपने सजेशन भेजते हैं, हुँ, मतलब ये लोग और कह उसमें रहे हैं इवन कि इवन इंडिविजुअल एमपीज भी अपने सजेशन भेजते हैं। जी। एक एमपी का भी है, कई कई तो वो भी सजेशन भेज देते हैं। हुँ, एक चीज, दूसरी चीज ये कि मैं मानता हूँ कि इस वक्त राजनीति करने का तो बहुत समय है। हुँ, हमें राजनीति करते रहेंगे, बहुत एक दूसरे के टांग खिंचाई होती रहेगी, लेकिन इस वक्त जो है वो राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पर हमें हुँ। एक स्वर में, एक आवाज़ में और एक सोच के साथ आगे बढ़ना है, और इस आतंकवाद और आतंकवाद के आकाओं को हमें आइसोलेट भी करना है, उनको सबक भी सिखाना है, और इस दरिंदगी को जो है वो दंड भी दिलाने की दिशा में आगे बढ़ना है। काफ़ी क्रिटिसिज़्म आया है जो प्राइम मिनिस्टर की बिहार, एक तरह से जो उनकी विज़िट है, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है, लेकिन उन्होंने, क्योंकि बिहार में इलेक्शंस हैं, वो वहाँ जा रहे हैं। उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे क्या लग रहा है कि जो लोग, जिनकी आदत हो गई है कि मोदी जी के, जब तक मोदी जी के खिलाफ जो है ना बोले, उनके वो जो है वो क्रिटिसाइज ना करें, हुँ, 2014 से मैं तो देखता हूँ कि मोदी जी पॉलिटिकल इंटॉलरेंस के, पॉलिटिकल असहिष्णुता के सबसे बड़े शिकार हैं। राजनीतिक असहिष्णुता, और असहिष्णुता ही नहीं बल्कि अनटचेबिलिटी के सबसे बड़े शिकार हैं। इसलिए जो है वो मोदी बैशिंग ब्रिगेड जो है समय समय पर मोदी बैशिंग की सनक में जो है वो कभी-कभी भारत बैशिंग की साजिश में लग जाती है, तो चलने दीजिए। बीजेपी को अगर हम देखें तो पार्टी है जो कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास। पीएम मोदी इसके बारे में काफ़ी स्लोगन को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट को ही देखें तो एक सिंगल आप लोग के कैबिनेट में मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है, एक सिंगल मुस्लिम एमपी नहीं है। ओवैसी खुद कह चुके हैं कि आप लोग इतना बोलते हैं, बात करते हैं मुस्लिम आउटरीच की, आप लोगों ने एक मुस्लिम को मतलब लोकसभा और या राज्यसभा तक नहीं पहुँचाया। देखिए, एक बात मैं आप देखिए जी। कि मोदी जी के साथ या बीजेपी के हुँ, साथ जो है वो मुस्लिम समाज का जो एक उनको दिमाग में भर दिया गया, जो कुछ हो हुँ, गया, तो वोटों में तो कंजूसी बहुत की, हुँ। लेकिन विकास में कोई कमी मोदी जी ने या बीजेपी ने या एनडीए ने नहीं की। पर आप भी तो तो राज्यसभा में थे। हाँ, मैं आप लोकसभा भी जी, था। मैं जी, देखिए लोकसभा भी जीत के आया बिल्कुल, इसी बीजेपी से, बिल्कुल। राज्यसभा भी रहा, इसी हुँ, बीजेपी ने हमें टिकट दिया, हुँ। और मैंने जो पार्टी ने मुझे, कैबिनेट में भी रहे मेरा आप। ये जी। सौभाग्य है कि मैं अटल जी की भी कैबिनेट में रहा, मोदी जी की भी हुँ, कैबिनेट में, दोनों में रहा, हुँ, और एक फार्मूला है उसके तहत है ना, लेकिन इसके आधार पर हम ये नहीं मानते कि अगर हम देखिए कांग्रेस पार्टी या जो हुँ, जो बात कहती है, हुँ, उसने थोक में वोट दिए,
मुसलमानों को, हम्म, लेकिन फुटकर में भी विकास नहीं किया। देखिए जो है वो ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो जरूरी है, पॉलिटिकल हम्म, रिप्रेजेंटेशन भी जरूरी है, मैं उससे बिल्कुल। इनकार नहीं करता। हम्म, लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम्म, आप कम्युनिटी का एम्पावरमेंट कितना ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। हम्म, कोई भी कम्युनिटी का व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि विकास में किसी तरह की कंजूसी हुई है या भेदभाव हुआ है। हम्म, कोई ये नहीं कह सकता कि नरेंद्र मोदी जी का विकास का मसौदा वोट का सौदा कभी रहा है। तो इसलिए ये है। और पॉलिटिकल जो है वो रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन। के साथ साथ हम्म, जो है वो कम्युनिटी का एम्पावरमेंट जो है वो हमें प्रायोरिटी के तौर से देखना चाहिए। बट जैसे आज का जो युवा है जो पॉलिटिक्स में आना चाहता हो, अगर हम मुस्लिम कम्युनिटी की बात करें तो वो तो चाहेगा ना कि हमारा भी एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो। मतलब इतने बड़े लोकसभा राज्यसभा में अगर एक भी मुस्लिम मतलब उनको रिप्रेजेंटेशन उनका नहीं दिखता है, तो वो भी इस बारे में सोचेंगे कैसा आउटरीच है। देखिए ऐसा है कि कोई भी जो है वो वक्त जो है या कोई भी जो है वो हम्म, माहौल जो है वो परमानेंट हम्म, नहीं होता। हम्म। इसलिए जो है वो आप सितारों के आगे जहां और भी जी, है। वक़्त पर आपने देखा होगा काफ़ी ऑपोज़िशन हुआ है, काफ़ी जगह प्रोटेस्ट हुए हैं, वेस्ट बंगाल में तो काफ़ी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए हैं, लोगों की जान भी गई है। आप एज़ अ मुस्लिम लीडर भी इस पूरे इश्यू को कैसे देते हैं जो वक़्त का है? देखिए मैं मानता हूं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की कम्युनल लिंचिंग बंद होनी चाहिए। हुँ, संवैधानिक कानून की जो है वो सांप्रदायिक कुटाई हुँ, पर कंट्रोल की जरूरत है। क्योंकि जो वक्फ का जो ये सुधार है ये जो है वो किसी मजहब की आस्था हुँ, पर जो है वो किसी तरह का प्रहार नहीं है। हुँ, आस्था का संरक्षण और व्यवस्था का सुधार है। इससे जो है वो लगभग 7 लाख मस्जिदें हैं, इमाम बाड़े हैं और ईदगाहें हैं, दरगाहें हैं, पता 7 लाख हैं लीगल। हुँ, एक भी असुरक्षित नहीं है, उसकी पूरी सुरक्षा है इसमें। उसके अलावा जो है वो इस्लाम के 5 पिलर हैं, कलमा है, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है। ये पाँचों पिलर्स में कोई पिलर हिलेगा नहीं, हुँ, सारे मजबूत रहेंगे इस कानून के सुधार के बाद भी। हुँ, इसलिए ये सुधार जो है ये वक्त के लिए भी ज़रूरी है और वक्त के लिए भी ज़रूरी है। जी, अभी दिक्कत क्या हुई नीलम जी कि कुछ लोगों ने वक्त के पूरे सिस्टम को टच मी नॉट बना दिया और कहा कि ये जो है वो ज़मीन की किताब नहीं है, ज़मीन का कानून नहीं है, आसमानी किताब है। हुँ, ये जो है वो जो है वो एक्ट ऑफ जो है वो गवर्नमेंट नहीं है, एक्ट ऑफ गॉड बना दिया उसको कि हुँ, साहब अब इसको तो ये तो खुदाई जो है वो एक्ट हो गया। और इसलिए इस सुधार की ज़रूरत है। और एक चीज़ आपको समझना होगा कि ये जो लोग इस पे अटैक कर रहे हैं, जो लोग हमले कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं ये पहली बार सुधार हो रहा है। इसकी तो हिस्ट्री बहुत है, कई बार 3-4 बार तो बड़े सुधार हो चुके। और उन सुधारों की भी जो अगर देखें तो वो सब के सब जो है वो 1913 का जो जिन्ना के टाइम का जो है वो वक्त वैलिडेशन एक्ट था या मुसलमान वक्त एक्ट था 23 वाला, उसी की जो है वो कॉपी पेस्ट थी। उसका जो है वो खाली जो है वो एक क्लास इधर से उधर किया, इधर से उधर किया, लगभग वैसा ही था। जी, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये सुधार एक चीज़। दूसरी चीज़ लोग कहते हैं कि साहब आपके पास जो है वो 30%, 32%, 31% तो वोट है, हुँ, 70 तो आपके खिलाफ है। हुँ, तो जितने भी अभी तक सुधार हुए पार्लियामेंट में, जो भी एक्ट बने या एक्ट का अमेंडमेंट हुआ, तो वो क्या जनता से जो है वो जनमत संग्रह करके तो नहीं बना, रेफरेंडम जनता से करके तो नहीं बना। जो गवर्नमेंट ऑफ द डे है वो जो कंट्री के हित में है, जो समाज के हित में है, जो कम्युनिटी के हित में है, उसको करती है। जी। लेकिन एक तरह से एलिगेशन जो बीजेपी की तरफ आ रही है वो ये भी है कि जो ख़ासकर इधर वेस्ट बंगाल में जो प्रोटेस्ट हुई उसमें वो आउटसाइडर्स को बीजेपी ने भेजा एक तरह से ट्रबल क्रिएट करने के लिए। देखिए मुझे क्या लग रहा है कि ममता दीदी जो है हुँ, वो इस तरह की जो है वो शगुफेबाजी अक्सर करती रहती हैं। मुझे जो दिखता है वहाँ पे बार-बार जिस तरह का जो है वो अराजकता, उद्दंडता, जिस तरह का जो है वो एक क्रिमिनल और कम्युनल माहौल है और उसके बाद जो है वो आप कम्युनल कारीगरों की कॉन्फ्रेंस करती हैं। और उस कॉन्फ्रेंस में जो है वो भरोसा आप समाज में पैदा करने के बजाय जो है वो भड़काने वाली स्थिति दिखाई पड़ती है और कहा जाता है कि साहब हम
30% के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, उनको जो है हम भगा नहीं सकते, 70% को भागने दे सकते हैं, 30% को हम पीट नहीं सकते, 70% की पिटाई कर सकते। ये जो चीज़ें हुई, इससे लोगों में एक आक्रोश हुआ। भरोसे के बजाय जो है वो सरकार के प्रति और व्यवस्था के प्रति भय और भ्रम का माहौल पैदा हुआ। इसलिए मेरा मानना है कि इस चाहे वो वक़्फ़ के लिए को लेकर के जो हंगामा हो रहा हो और चाहे जो है वो और अभी हो रहा, मेरा मानना है कि इस भय के जो गटर है उसमें भरोसे के शटर लगाने की ज़रूरत है। यही देश के हित में भी है और समाज के हित में भी है। कई लीडर्स हैं, मैं ओवैसी का ही एग्जांपल लूँगी, जो ये भी कहते हैं कि ख़ासकर एक तरह से जो वक़्फ़ है उसमें नॉन मुस्लिम्स को आपने एक तरह से एंट्री दे दी है। इससे पहले आप यूसीसी का एक एक्सपेरिमेंट है वो भी आप मुस्लिम कम्युनिटी के लिए करते हैं। इसके अलावा आपने सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, तो वो कह रहे हैं एक तरह से टारगेटिंग जो पूरे मुस्लिम्स की हो रही है। अच्छा, ये बताइए नीलम जी, जी। कोई भी जो कानून होता है वो मुल्क का होता है कि किसी मज़हब का होता है? ये देश तो हमारा जो है वो शरीयत से नहीं चलता ना, संविधान से हुँ, चलता है। जो हुँ। भी कानून बनेगा वो मुल्क के लिए बनेगा, किसी मज़हब विशेष के लिए नहीं बनता, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो हिंदुओं को लेकर के इन्होंने ये काफ़ी भ्रम पैदा करते हैं कि साहब ये जो हिंदू इसमें क्यों आएगा? पहली बात तो एक बात समझ लीजिए, जो इन वक़्फ़ का प्रशासनिक सिस्टम है, धार्मिक व्यवस्था में कोई हिंदू हिंदू इंटर नहीं कर रहा है। जी, ये सिर्फ़ मैनेजमेंट के लिए आप कह फुल्ली रहे हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट उसके लिए है। हुँ, अब आपको याद होगा कि जिस वक़्त जो है 1947 से 50 के बीच में देश का बँटवारा हुआ, तो लगभग जो है वो 5 करोड़ 6 करोड़ जितने भी मुसलमान जो है पाकिस्तान चले गए, सब कुछ यहाँ अपनी ज़मीन जायदाद खेत खलिहान छोड़ करके। वहाँ से भी लगभग करोड़ों की संख्या में जो है वो हिंदू और सिख आ गए, हिंदुस्तान आए। जो मुसलमान यहाँ से पाकिस्तान गए, तो जो वहाँ पे सिख और हिंदू जो उनकी ज़मीन जायदाद खेत खलिहान छोड़ कर के आए, उनकी जगह पे उनको टिकाया गया, ठहराया गया, रोका गया। और जो वहाँ से हिंदू यहाँ आया, सिख आया, उसको भी जो है लगभग उन्हीं जगहों पे जो है वो दे दिया गया, भाई ये खाली है, ये अभी छोड़ के गए हैं फला, ये छोड़ के गए हैं फला, ये छोड़ के गए फला, जी। यहाँ पे ठहर जाओ। बाद में किसी ने उसको वक़्फ़ का काफ़ी जगहों को वक़्फ़ बता दिया। अब आज भी वो रह रहे हैं बेचारे, हुँ, लेकिन वो ना किराएदार हैं, ना तो जो है वो मालिक है, बल्कि इल्लीगल ऑक्यूपेंट है। अवैध कब्ज़ेदार आज भी उनके सर पे तलवार लटकी है। जो यहाँ से गए मुसलमान, वो उनकी जगहों पे आज मालिक है। तो एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर से मैं मानता हूँ नॉन मुस्लिम भी है। इस वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का स्टेक होल्डर की बात नहीं कर रहा हूँ, वक़्फ़ के सिस्टम का, धार्मिक सिस्टम का स्टेक होल्डर नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्टेक होल्डर एक नॉन मुस्लिम भी है। इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसलिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में सुधार की ज़रूरत है, उस सुधार के, देखिए इससे आस्था का कोई नुकसान नहीं है। आस्था के संरक्षण और प्रशासनिक व्यवस्था का सुधार, हुँ। इसका मकसद है। मैं एक रॉबर्ट वाड्रा के स्टेटमेंट की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी, जो ये कश्मीर के ही मुद्दे पर ये भी कह रहे थे कि एक तरह से जो इंडियन मुस्लिम है, वो वीकेंड फ़ील कर रहा है। तो इस तरह के इंसिडेंट उस बात को दर्शाते हैं। देखिए वाड्रा साहब जो है वो, पहली बात तो देश उन्हें सीरियस नहीं लेता। दूसरी चीज़ ये कि वो खुद जो है वो उस फैमिली की लायबिलिटी है, हम देश की लायबिलिटी नहीं है, ना देश के लोगों की उसके लिए उनके बयानों को लेकर कोई सीरियस लेता है उसको। जी, एक और स्टेटमेंट जो वीएचपी की तरफ से भी आया है और कई लीडर्स भी इसके बारे में बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कश्मीर में ये जो इंसिडेंट हुआ है, इससे लग रहा है कि जो 1990 का जो दशक था, जो उस समय हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि उसकी तरफ वापसी हो रही है। देखिए 90 के दशक को कैसे आप जोड़ेंगे भाई? आप ये बताइए जी। कि उस वक़्त जो है वो इन अलगाववादियों और आतंकवादियों के साथ कश्मीर की व वादी में जो है वो आवाज़ें सुनाई पड़ती थी। आज कश्मीर की वादी की आवाज़ें जो हैं इन अलगाववादियों और आतंकवादियों के खिलाफ सुनाई पड़ रही हैं, बगावत उनके खिलाफ सुनाई पड़ रही है। तो इतना सा अगर ज़मीन का जो है वो जो परिवर्तन है वो नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन क्या आप भी इसे एक सिक्योरिटी इंटेलिजेंस फेलियर मानते हैं, जिस तरह से ऑपोज़िशन के कई लीडर्स ने बोला है? देखिए मुझे लगता है कि कोई भी आतंकवादी घटना जो है वो उसके तह तक जाएगी सरकार, और हुँ, जो भी उसके पीछे के कारण होंगे उसकी पुनरावृत्ति ना हो, और साथ ही साथ उसके आतंकवाद और आतंकवाद के जो
आका हैं, हम्म। उनको जो है उसका सबक सिखाएं। थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना चाहूंगी। आप कैबिनेट में थे, कुछ समय हो गया है उस बात को। आप अभी क्या कर रहे हैं? किस तरह से मतलब जुड़े हुए हैं? क्या कुछ देखिए, चल रहा मैं जो है? है वो हमेशा जो है वो एक्टिव रहने की वो हम्म। रहता हूँ, और मेरा एक एक ही वो है कि रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। तो इसलिए सभी को जो है वो उस संकल्प के साथ जो है वो हर दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए। और मैं एक्टिव रहता हूँ, पार्टी के काम है, सोशल में एक्टिविटी में मैं रहता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर जो लेक्चर वेक्चर के लिए मुझे बीच बीच में जाना आना रहता है, और भी तमाम चीज़ें। तो मेरा पूरा टाइम जो है वो सक्रियता के साथ रहता है। तो काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि आपका बहुत ही इम्पेकेबल रिकॉर्ड रहा है, जब आप मतलब मिनिस्टर थे, एज़ राज्यसभा एमपी, एज़ लोकसभा एमपी, और उसके बाद एक आउटस्टैंडिंग करियर के बाद फिर कैबिनेट से आप हटे। तो लोगों को ये लगता है कि वापसी होनी चाहिए, मतलब पार्लियामेंट में तो कम से कम वापसी होनी चाहिए। आपको क्या लगता इसीलिए मैंने कहा कि रात भर का है मेहमा है? अंधेरा, जी। किसके रोके रुका है सवेरा। तो आप राजनीति में कैसे आए? और ख़ासकर मैं ये इसलिए भी पूछना चाहूँगी क्योंकि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें, जैसा आपने खुद भी कहा, मुस्लिम उतना इलेक्शन में उस तरह का सपोर्ट नहीं दिखाते हैं। तो उस पार्टी से आप कैसे जुड़े? आपको क्यों देखिए, लगा? मैं 17 साल का था, कॉलेज में था, उस टाइम हुँ। पे ही जेपी के मूवमेंट में शामिल हो गया, इमरजेंसी में जेल चला गया। उस जी। जेल के वक़्त में जो है वो कई हमारे साथी थे, उसमें विद्यार्थी परिषद के भी एक मिस्टर शिवेन तिवारी थे, उनके साथ जी, जी। हमारा एक ही कमरे में बैरिक में रहते थे हम लोग। हुँ। अब वो तो काफ़ी था, लेकिन मैं आने के बाद तो फिर जनता पार्टी बन गई, हुँ। तो कोई जनसंघ और वगैरह तो ऐसी थी नहीं। उसके बाद जब जनता पार्टी खत्म हुई, हुँ। तो उस वक़्त जो है वो ये हुआ कि भई भारतीय जनता पार्टी जिसमें अटल जी की लीडरशिप थी, ये थी, तो उसमें हमें जाना चाहिए। तो उस वक़्त तो ये कभी सोचा ही नहीं था कि बीजेपी में कोई एमपी भी हो जाएगा, एमएलए भी हो जाएगा, जी। सरकार भी बनेगी, कोई सोचता ही नहीं था। ये तो बीजेपी तो उस तरह की पार्टी थी जैसे आज के ज़माने में कोई पार्टी बना ले तो बस ठीक है, अपना कैडर पार्टी थी। फिर मुझे पार्टी ने 91 में जो है वो इलेक्शन लड़ा दिया जी। असेंबली का, मऊ से। तो उसमें भी मैं 13 वोट से हार गया। मतलब पहली बार है जहाँ पे उनको 3-4 हज़ार वोट मिलता था वहाँ पे बीजेपी को, मतलब जनसंघ को। हुँ। तो वहाँ पर जो है वो मुझे लगभग 40 के इर्द-गिर्द वोट मिल गया, और लेकिन वो फिर किसी कारण से जो है वो हम लोग काउंटिंग चल ही रही थी कि हम लोग सब लोग वहाँ भई पहली बार बीजेपी वहाँ जीत रही थी, तो सब नारा लगाते हुए बाहर निकल लिए और अंदर खेल हो गया। खैर वो तो चला जी। गया इश्यू। बाद में फिर इलेक्शन ये हाई कोर्ट ने जो है वो हुँ। हमें फिर से अनाउंस कर दिया कि आप जो है वो जीत गए। हुँ। आप जो है वो आपके साथ घपला हुआ था। और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आया उसी दिन जो है वो हाई कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया, उस दिन जो है वो सरकार जो है वो गिरा दी गई थी, जी। क्योंकि वो बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के बाद। तो वो एक था इस तरह का ये हुँ। सफ़र चलता रहा, और सियासी सफ़र भी चलता रहा, सामाजिक सफ़र भी चलता रहा, साहित्यिक सफ़र भी चलता रहा, जी चलता रहा। मुझे ध्यान है आपने एक इंटरव्यू में कहा था कुछ आशंकाएँ भी थी उस समय आपको आरएसएस को लेकर। हाँ, नेचुरली देखिए हुँ। क्या है कि आरएसएस को लेकर के एक भय समाज के अंदर, और ख़ास तौर से मुस्लिम समाज के हुँ। अंदर बहुत भय और भ्रम का माहौल था। हुँ। और एक हमारे वो टीचर थे, तो सिटी एंग्लो वर्ना कॉलेज में पढ़ता था मैं, तो एक मेरे टीचर थे, तो उनको लोग वो मैथ के टीचर थे, जी। फिज़िक्स के थे, सॉरी। तो फिज़िक्स के थे, तो उनका शॉर्ट में लोग कहते थे उनको आरएसएस। अच्छा। तो उनका वास्तविक नाम था रामशंकर श्रीवास्तव। तो आरएसएस के नाम से तो मेरा एक दोस्त था उसमें, मेरे साथ पढ़ता था, उसका नाम शिवेन ति वो उसका नाम था त्रिभुवन नाथ तिवारी। तो मैं किसी नोट वोट लेने उनके घर गया, तो वहीं बगल में था, लेके गया। फिर कान कहते-कहते सुनो, ये जो आरएसएस है सचमुच आरएसएस वाले हैं, तो काट डालेंगे। तो मुझे और डर लगा कि अरे यार से,
तो जी। ये एक परसेप्शन बना हुआ था कि आरएसएस जो है वो एंटी वो है, लेकिन वो धीरे-धीरे एंटी जब इन मुस्लिम्स है। हाँ, एंटी मुस्लिम है, तो धीरे-धीरे जब इसके बारे में सोचा, समझा, पढ़ा, हुँ, उनके लोगों के संपर्क में आए, संवाद में आए, तो हमने कहा कि ये क्या जो है वो बेवकूफ़ी और किस तरह का जो है गलतफ़हमियाँ लोग समाज के अंदर फैलाई गई हैं। हुँ। लेकिन वो परसेप्शन तो आज भी कायम है। हाँ, बहुत बड़े लेवल पे है, इसको हुँ, मैं लेकिन बहुत बड़े लेवल पे वो ख़त्म भी हुआ है। हुँ, जो एक एकदम काली घटा थी, वो काली घटा जो है वो छँट रही है। हुँ। यूसीसी पे मैंने अभी आपसे एक सवाल किया था। एक और जो इससे जुड़ा हुआ विषय है वो है लव जिहाद का। मैं आपसे इसलिए भी ये लव जिहाद का प्रश्न पूछना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी वीएचपी, बीजेपी, आरएसएस इस इश्यू को उठाते रहती है। अगर हम आपका पर्सनल लाइफ में भी बोलें तो आपकी भी जो शादी हुई है वो एक हिंदू से हुई है। तो उस तरह से आप इस पूरे इश्यू को कैसे देखते हैं जो लव देखिए ऐसा है जिहाद कि है? नीलम जी उस टाइम आपका ये प्रिंट नहीं था, जी। आपका ये जो है वो इस तरह का जो है वो चैनल नहीं था, मीडिया नहीं था, नहीं तो हम भी जो है वो जिहादी बता के आप लोग पता नहीं क्या-क्या करते। जी, तो नहीं इसीलिए मैं आपसे जानना इसलिए चाह रही हूँ। इसीलिए जी। एक चीज़, दूसरी चीज़ जो कॉमन सिविल कोड है, देखिए हुँ, कॉमन सिविल कोड जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट ऑफ हुँ, द डे की। हुँ, जो भी सरकार होगी, उसकी ये संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि वो जो दिशा निर्देश है संविधान का, उसके दिशा में आगे बढ़े और मुझे जो दिख रहा है हुँ, कि देश जो है वो इस आज़ादी के अमृत काल में कॉमन सिविल कोड की दिशा में आगे बढ़ चुका है। और ये कॉमन सिविल कोड की जब बात होती है, तो फिर वही बात होती है कि साहब ये मुसलमानों, अरे भैया कॉमन सिविल कोड मुल्क के लिए आ रहा है, मुसलमानों के लिए नहीं आ रहा है। हुँ, और आप जो है वो जो क्रिमिनल लॉ है वो तो सबके लिए है ना, हुँ, सेम मुसलमानों के लिए भी है, हिंदुओं के लिए भी है, उसमें कोई शरीयत लॉ तो नहीं है ना। हुँ। तो इसीलिए सिविल लॉ जो भी होगा वो एक कॉमन सिविल होगा। अब आज वन नेशन वन इलेक्शन की दिशा में आ रहे हैं, आप देश बढ़ रहा है, वन नेशन वन कॉमन कोर्ट के दिशा में आगे बढ़ेगा तो बढ़ना चाहिए। आपको क्या लगता है पूरा जिस तरह से कश्मीर का जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ, कैसे मतलब एक तरह से सीमेंट करेंगे फिर से एज़ अ कम्युनिटी कैसे एक दूसरे के करीब फिर से आएँगे? जिस तरह से दरार एक तरह से कई सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट आ रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मैं मानता हूँ कि इस तरह की दहशतगर्दी, इस तरह के आतंकवाद की घटनाएँ इस मुल्क में ऐसा तो नहीं है कि पहली बार हुई हो। एक वक़्त था कि हर 15 दिन में जो है वो कहीं न कहीं देश का हिस्सा जो है वो आतंकवादी घटनाओं से हुँ, दहल ना रहा होता था। आपने मुंबई का भी आतंकवाद की घटना देखी जी। है, आपने दिल्ली के भी जो है वो चाहे लाजपत नगर में हो रहा हो, चाहे और जगहों पे हो रहा हो, आपने जो है वो गुवाहाटी से लेकर के, गोवा से लेकर के कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहाँ हर हफ्ते जो है आतंकवादी धमाके ना हो रहे होते थे और बेगुनाहों का खून नहीं बह रहा होता था। हुँ, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश की जो है वो लोगों का जो है वो सौहार्द की ताकत जो है इस आतंकवाद की आफ़त से हाईजैक नहीं हो पाई। हुँ, हमारे देश के लोगों की जो सोच है वो इस तरह की घटनाओं के आधार पर जो है वो तब बर्बाद नहीं हो सकती। इसलिए कुछ अच्छा हाँ, ये बात सही है कि इस वक़्त जो है वो कुछ लोग बहुत एक्टिव हो जाते हैं कि साहब किसी तरह से ये पूरा देश का जो सौहार्द का हुँ, ताना-बाना है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ताना-बाना है, उसको जो है वो हुँ, डिमोलिश कर हो जाए। लेकिन वो सफल नहीं होते। ये काम तो बहुत दिनों से होता रहा है। हुँ। पाकिस्तान ने भी आपने देखा होगा एक तरह से इस पूरे इंसिडेंट को कंडेम नहीं किया है, उसने एक स्टेटमेंट इश्यू की लेकिन जिसमें उसने एक तरह से दुःख जताया लोगों के मरने पे पर उस तरह से गवर्नमेंट के लिए कुछ मतलब एक तरह से देखिए, इन कंडेमनेशन नहीं दिया। दहशतगर्दों की दरिंदगी का ही वो दाता है। इस दहशतगर्दियों के आतंकवाद का आका है। तो इस दहशतगर्द दरिंदों का जो दाता होगा और आतंकवाद का आका होगा, वो कैसे इसको कंडेम करेगा? वो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो प्रमोट कर रहा है। वो जो है वो स्पॉन्सर कर रहा है। हुँ, और इसलिए मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो आज आतंकवादियों का एक सुरक्षित ठिकाना बन गया है, सेफ जो है वो हेवन बना हुआ है। और ऐसा नहीं हो सकता कि टेरर और टॉक एक साथ चलती रहेगी। हुँ, वो जो है वो हमारे लोगों का बेगुनाह लोगों का नरसंहार करे और हम कहें कि बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया, ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसको उसी की जो है भाषा में जवाब देना होगा।
उसी को जो है, जो जिन हरकतें जो कर रहा है, उस हरकतों का उसको जो है खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज नीलम पांडे रिपोर्टिंग फॉर द प्रिंट।